स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। इलाहाबाद में टिकट के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरपीएफ ने शहर के अलग अलग 3 इलाकों में आईआरसीटीसी के 3 एजेंटों की दुकानों पर छापा मारकर पर्सनल आईडी पर निकाले गए 135 ई टिकट और 3,02,242 रुपए बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आईआरसीटीसी की साइट से टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े के खुलासे के साथ ही 3 एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ को सूचना मिली थी कि इलाहाबाद में आईआरसीटीसी के कई एजेंट पर्सनल आईडी पर ई टिकट निकाल रहे हैं। सबूत जुटाने के लिए आरपीएफ ने कटरा में एजेंट रतन कुमार वर्मा, शाहगंज में बलविंदर सिंह और शाहगंज में सुविधा ट्रेवल्स के तारिक अहमद के पास अपने लोगों को भेजा। आरपीएफ के लोगों को तीनों ने पर्सनल आईडी पर कंफर्म टिकट निकाल कर दे दिया, जिसके बाद आरपीएफ ने छापा मारा। रतन के पास से 62 ई टिकट और 98,815 रुपए, बलविंदर के पास से 7 ई टिकट और 6,497 रुपए, तारिक के पास से 66 ई टिकट और 1,96,930 रुपए बरामद किए गए हैं। जांच में आईआरसीटीसी के लोग भी शामिल थे। फर्जी आइडेंटिटी पर ईमेल आईडी और आईडी पर उन लोगों ने जो है टिकट बनाने का एक अपना अभियान बना रखा था, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे। उनके पास से 135 टिकट और करीब 3,02,000 रुपए बरामद हुए। उनको अंडर सेक्शन 143 रेलवे एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उसमें 3 लोग हैं। तीनों लोगों को आरपीएफ कस्टडी में लेकर के और मजिस्ट्रेट को पेश किया गया। आरपीएफ के मुताबिक एजेंट को आईआरसीटीसी की आईडी पर ही टिकट निकालने चाहिए। एजेंट के लिए ई टिकट निकालने का समय निर्धारित होता है, इस कारण कई बार कंफर्म टिकट नहीं निकल पाते। इसीलिए तीनों एजेंटों ने 8 से 10 फर्जी पर्सनल आईडी बनाई, जो कि अवैध है। बरामद सभी ई टिकट पर्सनल आईडी से बुक किए गए थे। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो साइबर क्राइम के जरिए लोगों का डाटा हैक कर उनके बैंक खातों से पैसे साफ कर दिया करते थे। इन लोगों ने अपना रैकेट कई राज्यों में फैला रखा था और अब तक ये लोग हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जितनी तेजी से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिशें हो रही हैं, उतनी ही तेजी से अपराधी हर उस दांव को बेअसर करने में लगे हैं जो उन्हें कानून के फंदे तक पहुंचाए। जुर्म भी अब हाईटेक हो चुका है, जिसके नतीजे का ही असर है कि कोई न कोई कहीं न कहीं साइबर क्राइम का शिकार बन रहा है। ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर बदमाश ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों की जेब पर हाथ साफ किया करते थे। प्रताप, मंसूर, मंजीत, सचिन और विश्वनाथ नाम के ये शातिर ठग पहले तो लोगों का डाटा कलेक्ट करते थे और फिर उन्हें कॉल कर मोबाइल टॉवर रिचार्ज कूपन और गिफ्ट वाउचर का लालच दिखाकर उनकी बैंक डिटेल हासिल किया करते थे और उसके बाद उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिया करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की फ्रॉड कंट्रोल यूनिट को अपने कस्टमरों के साथ धोखे की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद इन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू की और इस गिरोह के लोगों को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट जो है गौतम बुद्ध नगर की, उन्होंने एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ा है जो कॉल सेंटर चलाते थे और कॉल सेंटर में डेटा लेके लोगों को ठगी करते थे। ये ठगी ऑनलाइन होती थी। इसमें टावर लगाने के नाम पर या उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती थी उनके नाम पर उनसे बात करके किसी तरह से उनका सीवीवी नंबर प्राप्त कर लेते थे और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कराते थे। इस गिरोह के सदस्यों ने बाकायदा एक फर्जी कॉल सेंटर बना रखा था, जिसके जरिए ये लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी डिटेल ले लिया करते थे और उनके साथ धोखेबाजी और ठगी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर समेत 225 फर्जी सिम कार्ड, करीब 115 फर्जी वोटर आईडी कार्ड, कई पासबुक और कई चेकबुक समेत कुछ वॉकी टॉकी फोन बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये लोग अब तक हजारों लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। हजारों की संख्या में कॉल डेटा है जिसको इन्होंने कॉल की गई है। जब जो इनसे पूछताछ में अभी तक पता लगा है कि सुबह से शाम तक एक कॉलर इनका करीब 300 लोगों को डायल करता था
और विष्णु ने करीब 7 डायल करने वाले रखे थे। तो 7 को 300 से आप गुणा करें, करीब 2500 लोगों को कॉल होती थी। 2500 में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जरूर अपने डेटा, अपने पर्सनल नंबर दे देते थे या CVV नंबर दे देते थे या पिन नंबर डेबिट कार्ड का दे देते थे। यह खबर आपको सावधान करती है ऐसे फर्जी फोन कॉल से जो एक पल में आपको ठगी का शिकार बना दे। कभी भी कोई भी अगर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है तो उसे कतई न दें, क्योंकि इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। अमित चौधरी, नोएडा, जी मीडिया। मेरठ में बीते बुधवार को हुई डॉक्टर अशोक सिंघल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने की थी, जिसने अपने पिता के अवैध संबंधों के चलते उनकी बेसबॉल स्टिक से पीट कर हत्या की। मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही अंकित सिंघल है जिसने बीते बुधवार को अपने डॉक्टर पिता अशोक सिंघल को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के खुलासे के मुताबिक डॉक्टर अशोक सिंघल का एक महिला से अवैध संबंध था और इस बात से उनका बेटा बेहद आहत था। पिता के अवैध संबंधों के कारण कई बार दोनों में झगड़ा भी हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उस महिला मित्र की वजह से डॉक्टर अशोक सिंघल ने अपने बेटे को घर से निकल जाने तक का फरमान सुना दिया था। घटना वाले दिन पिता पुत्र में इस बात पे विवाद हुआ था कि उनके पिता का, जो मृतक हैं, उनका संबंध एक किसी महिला से था, जिस बात पर उनके पुत्र को आपत्ति थी। इसी बात पर पिता पुत्र में विवाद हुआ और पुत्र को उनके पिता ने ये कहा कि आप घर छोड़ के चले जाओ, मैं उस महिला के साथ ही रहूंगा। बाप की अय्याशी इतनी बढ़ चुकी थी कि बेटे ने आने की ठान ली और बुधवार की रात जब वो अपने घर में आराम कर रहे थे तभी अंकित ने बेसबॉल स्टिक से पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना वाले दिन रात में अंकित ने बेसबॉल के बैट से अपने पिता की हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त बेसबॉल बरामद कर लिया गया है और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना अवैध संबंधों में, एक पिता द्वारा अवैध संबंध स्थापित किया जा रहा था, इस शक में उनके पुत्र ने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरठ में ये कोई पहला मामला नहीं है जब अपनों ने ही अपनों का खून बहाया। बीते 1 महीने में यहाँ ऐसी 3 वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है जिनमें अपने ही अपनों के हत्यारे निकले। लेकिन इस बार पिता के अवैध संबंधों के चलते एक बेटा अपने ही पिता का कातिल बन बैठा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अनुराग सैनी, जी मीडिया, मेरठ। पीलीभीत में एक पति ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की नाक काट दी। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कहते हैं कि शादी जन्म जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन जब इस पर दहेज का साया पड़ता है तो बेहद ही खौफनाक परिणाम सामने आते हैं। पीलीभीत में पूरनपुर का मोहल्ला अहमदनगर में रहने वाली रूबीना की शादी 3 साल पहले इसी मोहल्ले के जाने आलम के साथ हुई थी। शादी के समय रूबीना के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन जाने आलम संतुष्ट नहीं था और लगातार 20,000 रुपए और बाइक की मांग कर रहा था। वारदात के वक्त जाने आलम ने पहले तो रूबीना को पीटा और फिर कैंची से रूबीना की 1 फुट की चोटी ही काट दी, लेकिन हैवानियत अभी बाकी थी। चोटी काटने के बाद जाने आलम ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की नाक काट दी। गंभीर हालत में रूबीना का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमारी लड़की के नाक की काट ली। क्यों? मांग की थी दहेज की। फिर? मोटरसाइकिल दहेज मांगे 20,000 रुपया मांग रहा, ना दे पाए तो काट ली। क्या काट दिया? नाक से दिया। नाक और चुटिया। किस चीज से काटी है? कई चीज से चुटिया काटी, दांतों से नाक के भी। हमारे दमान ने, उनका नाम है जाने आलम, 20,000 रुपया मांगा सर और गेहूं मांगे 50 किलो। तो हमने दिए नहीं, हम पे है नहीं, पताई का काम करते, हम गरीब आदमी है था। तो ये कल सवेरे पैसे मांगे तो हमने नहीं दिए। रात में इनने हमारी लड़की की चुटिया काटी और नाक काटी। घटना को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। वहीं रूबीना के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये पूरनपुर में एक महिला द्वारा ये बताया गया है कि उसके पति ने दहेज मांगने के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और कोई शार्प एक चीज उसकी नाक को मार दी, जिससे उसकी नाक में चोट लग गई है और उसका मेडिकल कराया गया है। उसकी जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई की जाए। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लाख प्रयासों के बाद भी दहेज की खातिर आधी आबादी पर जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रूबीना की तरह और भी न जाने कितनी महिलाओं को दहेज के दानव का दंश झेलना पड़ रहा है। तारिक नैयर, पीलीभीत, जी मीडिया। देश में अपराध करने वाले लोगों को सजा देने के लिए न्यायपालिका बनी और सजायाफ्ता कैदी के लिए जेल। लेकिन यहां कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे अपराधी भी होते हैं जो सजा पूरी होने से पहले ही जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसी हथकड़ी बनी है जो भागते हुए कैदी को 1000 वोल्ट का झटका देगी। बंदियों की फरारी पुलिस के लिए हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है। तमाम सावधानियों के बाद भी इसका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बन पाया। लेकिन धर्मनगरी वाराणसी में टेक्नोबॉय के नाम से फेमस श्याम चौरसिया ने अपना हुनर दिखाते हुए एक ऐसी हथकड़ी का आविष्कार किया है जो बंदियों को एक दायरे में सीमित कर देगा और फिर भी उन्होंने भागने की कोशिश की तो 1000 वोल्ट का करंट लग सकता है। इतना ही नहीं, इस हथकड़ी से कैदी की बातों को भी साफ सुना जा सकता है और हथकड़ी को जीपीएस से जोड़कर बंदी की लोकेशन की पहचान आसानी से संभव है। ये आदमी जब भी अगर इसे बाहर निकला तो इसे सब मुलजिम होते हैं, भाग जाते हैं, पकड़ने में प्रॉब्लम होती है उनको। तो इसमें खास बात यह है कि आप इस हथकड़ी को जिस भी मुलजिम को पहनाते हैं, आप बैठे बैठे उसको किसी भी एरिया में लॉक कर सकते हैं। लॉक करने में जैसे सर्कल के अंदर वो अगर मुलजिम है और अगर वो सर्कल्स को क्रॉस करता है तो तुरंत उसको मतलब 1000 वोल्ट से ज्यादा शॉक लगेगा और वो वहीं पे वो गिर पड़ेगा या फिर वो सर्कल के अंदर आ जाने पे वो ऑफ हो जाएगा। श्याम ने 3 महीने की मेहनत के बाद इस हथकड़ी को तैयार किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी ट्रांसमीटर, बैटरी और करंट के झटके देने वाली आईसी पर काम करती है। बंदी के हाथ में हथकड़ी डालने के बाद उसके ट्रांसमीटर को पेशी पर ले जाने वाले सिपाही के मोबाइल के ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। ट्रांसमीटर को 10 या 20 मीटर की दूरी के लिए पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है। फिलहाल इसे बनाने में 3500 रुपए की लागत आ रही है। इसको हमने जीपीएस सॉफ्टवेयर से अटैच किया है इस डिवाइस को। इसमें DC to AC सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई चार्जेबल है। जो श्याम कई और नए प्रयोग भी कर रहे हैं। वहीं BHU के IT प्रोफेसर भी मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक हथकड़ी पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन श्याम के कम पढ़े लिखे होने की वजह से इसकी खोज को एक प्रोफेशनल की तरह शायद मुश्किल से सरकारी मान्यता मिले। श्याम एक बहुत ही ब्राइट लड़का है, यंग लड़का है, उसके में कुछ करने की बहुत चाहत है। अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमारे इंडियन सिस्टम में, हमारे ट्रेडिशनल जो हमारा लुकआउट है किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, सपोर्ट करने में, उसके तहत श्याम को सूटेबल सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे ये प्रोडक्ट, उसका हथकड़ी के बेस प्रोडक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आर्थिक अभाव में भले ही श्याम ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके देश हित के जज्बे ने उसके भीतर जो सीखने की ललक पैदा की, उसका परिणाम ही है कि श्याम ने अपनी खोज के माध्यम से बड़े विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। हादसे के पीछे साजिश की आशंका। रेल की पटरी पर जैक का मिलना, चालीस पटरियों की कपलिंग का गुम होना, कौन कर रहा था पटरियों से खिलवाड़? शरारती तत्वों या लाल आतंकी करतूत?
हादसा या साजिश? कौशाम्बी रेल हादसे में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कौशाम्बी और इलाहाबाद में तैनात खुफिया अधिकारियों ने रेल हादसे से 24 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को किसी बड़ी घटना के होने की आशंका जाहिर की थी। दरअसल आईबी सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से सराय अकिल कस्बे में कुछ संदिग्ध लोग देखे जा रहे थे। इन पर नजर भी रखी जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को शक था कि इन इलाकों में अपनी पैठ बनाने वाले माओवादी या फिर शरारती तत्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। कौशाम्बी में हुए ट्रेन हादसे के बाद से ही जिस बात को जी संगम प्रमुखता से दिखा रहा है वो है रेलवे ट्रैक का खराब हालत में होना, जो इस हादसे की वजह बना। इस हादसे की जांच में लगे रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार वाजपेयी ने रेलवे के कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसमें यह पता चला है कि पटरियों से छेड़छाड़ की गई थी और हादसे की जगह रेलवे का ट्रैक असामान्य हालत में था। सेफ्टी कमिश्नर ने हादसे के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया है। कौशाम्बी के सेराथू रेलवे स्टेशन के पास हुए रेल हादसे के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये हादसा है या फिर किसी साजिश का नतीजा। जी संगम की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि इस रेल हादसे से पहले सिराथू रेलवे स्टेशन और कनवार स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक की वो चाबियां जिससे ट्रेन की पटरी और स्लीपर को लॉक किया जाता है, वो एक हफ्ते से लगातार गायब हो रही थी। सोमवार को रेल हादसे से 24 घंटे पहले भैरवा मंदिर के पास ट्रैक के नीचे एक लावारिस जैक भी मिला था। तो मैं अप लाइन पकड़ के आ रहा था, तो हमको जो है तो लाइन ऊंची दिखाई दी थोड़ी, और पेंडोल खुले थे 30-40 थे, तो उन्हीं को जो है तो हम देख के नीचे जैक लगा था, तो जैक जो है तो धीरे से हमारा रिंच से उसकी गिट्टी हटा के हम निकाला भी, लाइन जो है तो हमारी शुद्ध हो गई। तो कोई के बाद पेंडोल की बिट जड़ा। क्या संभावना है जैक कौन लगा सकता है? जैक तो अब बाहरी था, रेलवे का जैक दूसरी तरह का होता है। रेलवे के गैंगमैन ने राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने से पहले जैक निकाल लिया था और आरपीएफ और रेल अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि ना तो इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई और ना ही इसे गंभीरता से लिया गया। फिलहाल इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे के चीफ सेफ्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार वाजपेयी ने घटनास्थल का जायजा लिया। तकनीकी खामी और साजिश की आशंका को देखते हुए मुरी एक्सप्रेस के ड्राइवर, गार्ड, ट्रैकमैन और सिराथू समेत अक्सराय स्टेशन मास्टर से भी पूछताछ की जा रही है। समय अभी प्राइमरी बताने का समय नहीं आया है। लगभग हम लोग 1 माह के अंदर कोशिश करते हैं कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दें। हमारी जानकारी में लाया गया है कि 2-3 दिन पहले कुछ एक अनयूजुअल सी घटना यहाँ पे शाम को देखने को मिली थी, तो अभी जो थाने के लोग आए थे उनसे भी उसके बारे में जानकारी करी गई थी। दूसरी ओर मोरी एक्सप्रेस के डिरेल होने के पीछे नक्सली गतिविधियों की भी आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल इलाहाबाद, कौशाम्बी और चित्रकूट के बिहड़ों में काफी समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ने की खबर है। इंटेलिजेंस की सूचना के मुताबिक इन इलाकों में नक्सली गतिविधियों की जानकारी पहले ही दे दी गई थी और इस चेतावनी के मद्देनजर रेलवे और स्थानीय प्रशासन को पटरियों से छेड़छाड़ की शिकायत पर गौर करने की जरूरत थी। बावजूद इसके जीआरपी और रेल प्रशासन की सतर्कता और मुस्तैदी में यहां कमी दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से लापरवाही हादसे की शक्ल में सामने आ गई। अजय कुमार, कौशाम्बी, जी मीडिया।